वाराणसी में जर्जर भवन गिरने के बाद यहां पर जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने वाराणसी जनपद में करीब 468 जर्जर भवन को चिन्हित किए हैं, जिसके बाद भवन स्वामियों को नोटिस जारी की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है या तो अपने भवन की मरम्मत करा लें या 1 सप्ताह के अंदर भवन को खाली कर दे। वहीं नगर निगम ने अपनी भी प्रॉपर्टी जो जर्जर हो चुकी है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत 90 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खाली कराई है। वहां पर एक जर्जर भवन था जिसको ध्वस्त किया गया। उसके साथ ही नगर निगम ने फुलवरिया में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के बाद करीब 80 करोड़ की जमीन पर अपना कब्जा लिया है। इसी तरीके से कहा जा सकता है कि वाराणसी में नगर निगम अब जर्जर भवनों को लेकर काफी संजीदा हो गया है। बता दें कि वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के बगल में 2 जर्जर भवन गिर गए थे, जिसमें 9 लोग मलबे में दब गए थे और उसके के बाद एक महिला की मौत भी हो गई थी, जबकि 8 लोग को गंभीर रूप से घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार हुआ। उसके बाद उन्हें वहां से छुट्टी दी गई। तो ऐसे में नगर निगम ने अब ये तैयारी तेज कर दी है कि जो भी जर्जर भवन है या तो उसकी मरम्मत करा दी जाए या तो उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। ऐसे में प्रशासन यह भी कोशिश कर रहा है कि जो नगर निगम के जो चिन्हित जर्जर भवन है उसको भी तत्काल ध्वस्त किया जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वाराणसी में जर्जर भवन गिरने के बाद जो यहाँ पर प्रशासन था वो एक्टिव हो गया है और लगातार जर्जर भवनों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जिन पिछले 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है उस मामले से संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दे। साथ ही यह भी कहा गया कि जिन मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हुई है वो समय सीमा के भीतर उसे जांच करने का आदेश दे। साथ ही विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि हालिया में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश दे और देखे कि इस मामले में और आगे क्या कुछ हो सकता है। जनवरी 3, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक डिटेल्ड जजमेंट दिया गया जिसमें सेबी को डायरेक्शन दिए गए थे कि प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड, जो कि 2 इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी। अब टोटल जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनकी कोई भी अभी तक कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है और वर्तमान में दोबारा से जैसा कि ये प्रकरण आया है कि हिंडनबर्ग ने फिर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि सेबी चीफ का कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। हालांकि सेबी चीफ द्वारा इसको निराधार बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस को हम कंसीडर नहीं कर सकते जब तक कोई एविडेंस ना हो। हमारा सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना की गई है फ्रेशली कि जो इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट्स हैं वो सामने रखी जाएं और कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है तो उसको पूरा किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की कंप्लायंस नहीं हो पाई है सेबी द्वारा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका पर कब तक सुनवाई होती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। गुजरात सरकार ने 151 श्री 420 गुरु चिन्हित किए हैं। अब श्री 420 आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये वो गुरुजी हैं जो सरकार से मोटी तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे अधिकांशतः गुरुओं की पहचान हुई है जो राज्य में करीब संख्या जिनकी 151 तक है, जो या तो विदेश चले गए हैं या दूसरी नौकरी कर रहे हैं या अपनी जगह किसी दूसरे को स्कूल में भेज रहे हैं। ऐसे अब तक 151 गुरुजी चिन्हित किए गए हैं जो पिछले कई सालों से सरकार से मोटी तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन छात्रों को नहीं पढ़ा रहे हैं और ना ही स्कूल जा रहे हैं। मामला गुजरात के बनासकांठा से शुरू हुआ था तो जो अब राज्य के 17 जिलों तक पहुंच गया है। 17 जिलों में कुल 151 ऐसे टीचरों की पहचान हुई है जो लंबे अरसे से स्कूल गए ही नहीं और सरकार से मोटी तनख्वाह ले रहे थे। सरकार को इसकी बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन बनासकांठा का मामला मीडिया में सामने आया और उसके बाद मामले की शिनाख्त शुरू हुई तो अलग अलग जिलों से गुरुओं के फरार होने के मामले सामने आए। अब तक बनासकांठा में 33 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। कच्छ में 11 शिक्षकों को नोटिस दिया गया है।
खेड़ा में भी 2 गुरुओं की पहचान हुई है। इस प्रकार पूरे राज्य में कुल ऐसे श्री 420 गुरुओं की संख्या 151 चिन्हित हुई है। राज्य सरकार अब दावा कर रही है कि इन तमाम गुरुओं को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब बिहार में भी तूल पकड़ लिया है। बिहार के पटना में एम्स के डॉक्टरों ने इस हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और डॉक्टरों ने ऐलान किया कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। पटना एम्स के गेट पर सैकड़ों डॉक्टरों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही की वजह से महिला डॉक्टर की जान गई है और इसकी कीमत सरकार को चुकानी होगी। डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टरों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की है। एम्स में इस विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के डॉक्टर भी सुबुगाड़ने लगे हैं और तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला और डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो इस तरह से डॉक्टर सड़क पे उतरने को उतारू हो जाएंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड में बहुत जल्द होने वाला चुनाव है, इसलिए जिले जिले में तनाव है। आज हम खूंटी जिले का तनाव देखने के लिए खूंटी आए हुए हैं। यहाँ बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं वो सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रही हैं। जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, रैली की तैयारी पूरी तरह से लगभग हो चुकी है और तमाम जो महिलाएं हैं, जो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं ने काफ़ी पहले से ही ये कार्यक्रम बनाया है कि सरकार के खिलाफ जो है वो आक्रोश रैली निकाला जाएगा। और यहाँ से बगल में ही समाहरणालय है, जो डीसी ऑफिस उपायुक्त का कार्यालय, वहाँ पर जाकर के इन लोगों का प्रदर्शन ये खत्म होगा। और ये जो आक्रोश रैली है, कहा जाए तो जमीन पर लड़ाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी लगातार इसके बाद कार्यक्रम पर कार्यक्रम करते जा रही है। जो देखा जाए तो 23 अगस्त को युवा मोर्चा की रांची में होने वाली आक्रोश रैली के साथ एक तरह से समाप्त होने जैसा होगा। मैया योजना को बीजेपी टारगेट कर रही है और भी सरकार की कई वादा खिलाफी है, बेरोजगारी का मुद्दा है और तमाम युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा खूंटी की ये महिलाएं समाहरणालय का घेराव करके ये बताना चाह रही हैं कि सरकार की वादा खिलाफी को अब विपक्ष बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, खूंटी। रक्षाबंधन के पर्व से पहले मध्य प्रदेश में लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कई कार्यक्रम के आयोजन कर रही है और इस कड़ी में आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति और उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मिंटो हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ एमएसएमई मिनिस्टर चेतन कश्यप शामिल हुए। इस उद्योगपति उद्यमी सम्मेलन में 850 एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 275 करोड़ की प्रोत्साहन की राशि उनके खाते में दी गई। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम स्थल से ही 12 इकाइयों का भूमि पूजन किया है और 99 उद्योग का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि महिला उद्यमी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ें, उद्योगों को आगे बढ़ाएं, संचालन अपने हाथ में रखें। इसके लिए जितना भी सहयोग होगा मध्य प्रदेश की सरकार उनको पूरा सहयोग देगी। इसके साथ साथ जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं चेतन कश्यप का कहना था कि महिला उद्यमी को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकेंगी और मध्य प्रदेश में अब महिलाओं की उद्योगों में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़े। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार तमाम सारे प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। जहां देश भर में अगर बात की जाए तो भोपाल सहित बिहार में कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ग्वालियर की बात करें तो मौसम की बेरुखी से किसान भी अन्नदाता परेशान बना हुआ है।
मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं इस बार की जो खरीफ की फसल की बात की जाए तो ना के बराबर लग रही है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यही है कि जो ग्वालियर अंचल है उसमें पानी यानी कि मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो किसान हैं वो अपने स्तर पर यानी कि जो बोरवेल हैं उनके पानी की मदद से ही खरीफ की फसल को लगा रहा है। और वहीं आसमान की बात करें तो बारिश बरसने में इतनी कमी है कि किसान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान का जो खरीफ का रकबा है वो काफ़ी कम मात्रा में लग पाया है। अगर मौसम की बेरुखी ख़त्म होती है और बारिश होती है तो शायद कुछ किसानों की संख्या इस फसल को लगाने में बढ़ सकती है और जो रकबा है वो भी बढ़ सकता है। संभावना जताई जा रही है जिस तरह से डैम है पानी के, हरसी डैम है, तिगरा डैम है, कई ऐसे डैम हैं उनमें अब तक पानी केवल ना के बराबर आया है और शासन के द्वारा जो संसाधन हैं वो भी मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन जो बिजली संकट है वो भी परेशान किसानों को कर रहा है। बिजली की दफ्तर हो चाहे जल संसाधन विभाग हो उनमें चक्कर लगा रहा है और पूछताछ कर रहा है कि आखिरकार कब तक पानी उसे नहर का मिल सकेगा, लेकिन बिजली की समस्या काफ़ी परेशान किसान को इस वक्त कर रही है। अब देखना होगा अगर आकाश से बारिश हो जाती है और मौसम की बेरुखी ख़त्म होती है तो किसान काफ़ी राहत महसूस करेगा। फिलहाल अपने हाल पर बेहाल किसान बना हुआ है और खरीफ की फसल अपने स्तर पर लगा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। आम आदमी पार्टी आज से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है जिसमें सत्यमेव जयते का स्लोगन दिया गया है। आम आदमी पार्टी की जो शीर्ष नेता है अतिशी, उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि बेवजह पार्टी के शीर्ष नेताओं को केंद्र की मोदी सरकार ईडी और सीबीआई में फांस कर जेल भेज रही है। आजादी का महोत्सव वो सत्यमेव जयते का स्लोगन देके मनाएंगे और ये कैंपेन पूरे दिल्ली वासियों से लेकर देशवासियों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर इसका कैंपेन शुरू हुआ है। ये आतिशी की सोशल मीडिया एक्स हैंडल है। इसमें इन्होंने आज से जो शुरू किया है उसमें इस तरह से सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस पंपलेट को लगाएंगे, इस स्टिकर को अपने सोशल मीडिया साइट में लगाएंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि सत्य की जीत होती है। आज मनीष सिसोदिया बाहर निकले हैं, कल को उनकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी बाहर निकलेंगे और उनकी जीत होगी। इसी के साथ जब आतिशी से बात की गई कि झंडारोहण को लेकर के उनका क्या प्लान है, क्योंकि एलजी ऑफिस से स्पष्ट कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल की कोई भी चिट्ठी झंडारोहण को लेकर के एलजी ऑफिस नहीं पहुंची है। इस पर उन्होंने कमेंट्स करते हुए कहा कि ठग सुकेश की चिट्ठी एलजी को पहुंच जाती है, वो सीबीआई जांच की आदेश भी कर देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पत्र उन तक नहीं पहुंच पाया है। यह एक ड्रामा है और अंग्रेजों की ही तरह ये तानाशाही करने की कोशिश दिल्ली की केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महिला डॉक्टर की आत्महत्या के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का हड़ताल आज भी जारी रहा। ऐसे में उन्होंने अपने सेवाओं को भी स्थगित कर दिया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं लागू हैं, इसके बावजूद अस्पताल में मरीजों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से ठप रहीं और मरीजों को खासकर दवाई को लेकर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का सीधे तौर पर यही कहना है कि जब तक महिला को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उनका जो ये हड़ताल है वो जारी रहेगा। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि सीपीए यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे डॉक्टरों की जो सुविधा है, जो सुरक्षा है, उससे सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर पारदर्शी तरीके से जांच की भी मांग डॉक्टर्स की तरफ से की गई है और उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच करे, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि जब तक इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ नहीं मिलता है डॉक्टरों को, तब तक उनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अस्पतालों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो पूरी कर ली गई हैं, उसके बावजूद मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।
मानसून के मौसम में राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान 16 अगस्त से 16 सितंबर के लिए आम जनता के लिए खुल रहा है। खास बात यह है कि ये दूसरा साल है जब इस मौसम में इस अमृत उद्यान को आम जनता के लिए खोला जा रहा है, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पर इस मौसम के अनुकूल जो लगाई गई हैं, जो पौधे लगाए गए हैं, जो फ्लावर्स लगाए गए हैं, वो बड़ी मेहनत से लगाए गए हैं, जिनकी 37 किस्में हैं। अगर बात करें पिछले साल में लाखों में विजिटर्स ने यहाँ पर आए थे और जिनमें बच्चों की जो है तादाद भी काफ़ी सारी थी, इसलिए बाल वाटिका की तरफ भी इस बार कई ऐसी नई एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी गई है। उसके बाद ये कोशिश की गई है कि बच्चे यहाँ पर आकर के और इस अमृत उद्यान का मज़ा ले सके। बच्चों के लिए पिछले साल से इस बार भी कुछ नया है। एक स्पेशल गार्डन है, जैसे हम लोग तो अमृत उद्यान देखते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल गार्डन जिसको हम लोग बाल वाटिका बोल रहे हैं। बाल वाटिका के अंदर जो भी हम लोगों ने चीज़ें लगाई हैं वो एक तो बच्चों के लिए फ्रेंडली हैं, बच्चे उनको देख सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। कुछ मैं आपको बता सकता हूँ उसके अंदर, जैसे हमारे पास ट्री हाउस है वहाँ के अंदर, और जो ट्री हाउस बना है वो एक हेरिटेज ट्री पे बना हुआ है जो शीशम का है, जिसकी खुद की उम्र 225 साल है। और उसके बाद और कंपोनेंट्स में हमारे पास वहाँ पे म्यूजिकल डिस्प्ले रहेगा, और वहाँ पे टॉकिंग ट्यूब्स हमारे पास वहाँ पे है। एबेकस बच्चे आराम से वहाँ पे खेल सकते हैं, और एक अच्छा खासा ग्राउंड तो है जिसमें बच्चे आराम से आपस में मिलकर भी खेल सकते हैं। लेकिन ये अमृत उद्यान अगर आपको देखना है तो 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का आपके पास वक्त रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बार्क के साथ शर्मा। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ चल रहे अवमानना की कार्रवाई से संबंधित मुकदमे को बंद करने का आदेश दिया है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए माफीनामा दिया है और कहा है कि भविष्य में दोबारा इस तरीके की गलती नहीं होगी, लिहाजा उन्हें माफ कर दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून की महिमा सर्वोपरि है, इस पर कोई नहीं है, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बाबा रामदेव की तरफ से बार बार कहा गया कि उन्हें माफ कर दिया जाए, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने जो किया है वो एक संस्था को बदनाम करने की नीयत से किया गया है। और उसके बाद बाबा रामदेव कई बार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और पेश होकर जजों के समक्ष माफी देने को कहा, लेकिन कोर्ट ने माफी देने से उस समय इनकार कर दिया था और अवमानना की कार्रवाई से संबंधित मुकदमा पर सुनवाई शुरू हुई थी। लेकिन इसी बीच बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक बार पुनः माफी मांगा, जिसे कोर्ट ने माफ किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।